गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस की बुक में से हमारा चैप्टर नंबर 12। द नेम ऑफ द चैप्टर इज लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। सो दिस चैप्टर विल गिव अस सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन, हाउ द शेडोज आर फॉर्म्ड, हाउ द रिफ्लेक्शन हैपन्स। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। What is light? We need light to see the things around us. Light is a form of energy and is essential for life on earth. लाइट एक तरह की एनर्जी है। लाइट क्या है? एक तरह की एनर्जी है जो हमें इस पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए बहुत ही जरूरी है। और लाइट हमें क्यों चाहिए वैसे? इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी। और दूसरा, इससे हमें चीज़ों को, आसपास की चीज़ों को देखने में भी मदद मिलती है। अब सोर्स ऑफ लाइट, ऐसा सोर्स, यानी कि सोर्स ऑफ लाइट हम किसको कहेंगे? जिस चीज़ से हमको लाइट मिलती है उसको हम कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट देता है उसको हम सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। सोर्स ऑफ लाइट को दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। नेचुरल मतलब जो कि नेचुरली भगवान ने हमको दिया है, कुल मिला के नेचर ने हमको दिया है। जैसे कि यानी कि सोर्स ऑफ लाइट दैट अकर इन नेचर, जो नेचुरली हमको मिला है उसको नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हमें स्टार्स चमकते हुए दिखाई देते हैं। सन की लाइट जो है, फायरफ्लाई जो जुगनू बोलते हैं जिसको आपको पता है ना, वो फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सी के अंदर रहते हैं, वो भी मतलब चमकते हैं, यानी कि वो भी लाइट देते हैं। भले उनकी लाइट हमारे किसी काम की नहीं है, बट दे आर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, हम उसको कह सकते हैं। इसके बाद आता है ह्यूमन मेड सोर्स ऑफ लाइट। ऐसे सोर्स ऑफ लाइट जो इंसानों ने बनाए, हम लोगों ने बनाए हैं, उनको हम बोलते हैं ह्यूमन मेड। जैसे कि आपके घर में जितनी भी चीज़ें हैं जो लाइट जाने पे हम कैंडल जलाते हैं, फिर ट्यूबलाइट जो है, फिर इलेक्ट्रिक बल्ब है, कैरोसिन लैंप हो गया, टॉर्च हो गई, ये सब चीज़ें ये ह्यूमन सोर्स ऑफ लाइट है। आगे हम पढ़ेंगे ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में। अब ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट देता है उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो हमें लाइट देता है, जैसे हमने एग्जांपल देखे अभी, जो हमें लाइट देता है उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस जो लाइट नहीं देता है, जिसमें से लाइट नहीं निकलती है, उसको हम नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। जैसे टेबल, चेयर या कोई भी नॉन लिविंग चीज़ आप ले सकते हो, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स एक्सेट्रा, इनसे हमको लाइट नहीं मिलती है, इनको हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अब यहाँ पर आजकल जो साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी क्रिएट की है जिसमें जो लाइट है वो पहले क्या होती थी, वो पीले वाले बल्ब आते थे येलो कलर के, जिनकी रोशनी काफ़ी हार्श होती थी हमारी आंखों के लिए और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती थी उसमें, मतलब वो बिजली भी बहुत कंज्यूम करते थे और अच्छा भी नहीं लगता था देखने। लेकिन अभी फ्लोरोसेंट लाइट्स जो है और या फिर ब्लूइश कलर फ्रॉम एलईडीज, इन सब की जगह एलईडी लाइट्स ने अब ले ली है सब जगहों पर। हम देखते हैं अब नया सॉल्यूशन जो आया है जो कि CFL से भी डबल एफिशिएंट है। आप जानते हैं ना, पहले हम CFL जलाते थे, अब CFL से भी एक और न्यू जो टेक्निक आई है, दैट इज वी कॉल इट एलईडीज। एलईडी जो आजकल आप लाइट्स यूज़ करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती है, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं बैठता है, बहुत ही ईजी है चलाना, बहुत ही सस्ता भी हो गया है और इससे बिजली की बहुत ज़्यादा बचत होती है कंपैरेटिवली CFL के एलईडीज से। अब हम देखेंगे ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स के बारे में। अब इन तीनों चीज़ों को समझने के लिए बहुत ही आसान है। देखिए, ट्रांसपेरेंट जिसमें से लाइट पास हो सकती है क्लियरली, कंप्लीटली जिसमें से लाइट पास हो सकती है, उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जैसे कि ग्लास ले लो, एयर ले लो, वाटर जो क्लीन वाटर है वो। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट क्लियरली पास हो सकती है उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स। दूसरा है ट्रांसलूसेंट मटीरियल्स, ऐसे मटीरियल जिनमें से लाइट पार्शियली पास होती है, यानी कि आधी पास होती है। द मटीरियल दैट अलाउ ओनली सम लाइट, यानी कि कुछ लाइट, यानी कि कंप्लीटली पास नहीं होती, कुछ लाइट पास होती है, उसको हम ट्रांसलूसेंट मटीरियल कहते हैं। जैसे कि हम बात करें तो ग्राउंडेड ग्लास होता है, या फिर बटर पेपर या टिश्यू पेपर, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें से लाइट जो है पूरे तरीके से पास नहीं होती है कंप्लीटली। तीसरा है ओपेक मटीरियल्स। ओपेक मटीरियल्स उनको कहा जाता है जिनमें से लाइट पास नहीं होती है, डू नॉट, जिनमें से लाइट पास नहीं होती है, उनको हम ओपेक कहते हैं। वुड हो गया, मेटल, क्ले, ब्रिक्स, वॉल एक्सेट्रा। तो ऐसे जो मटेरियल्स हैं इनको हम कहते हैं ओपेक मटेरियल्स। अब लाइट की ट्रैवलिंग स्पीड बताई जाए आपको। लाइट की जो स्पीड है वह 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इन एयर। हवा में 1 सेकेंड के अंदर वो 3 लाख किलोमीटर जाती है। किसकी बात कर रहे हैं हम? लाइट की बात कर रहे हैं।
अब आप देखते हैं जब बारिश के दौरान जब बारिश होने वाली होती है तो बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है और बादल भी गरजते हैं, लेकिन हमें लाइटनिंग जो है वो पहले दिखाई देती है और उसकी थंडर यानी कि गड़गड़ाहट जो है वो हमें बाद में सुनाई देती है। क्योंकि इसका रीज़न क्या है? बिकॉज लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। लाइट जो है वो साउंड से तेज चलती है, तो इस कारण से लाइट हमें पहले दिखाई देती है और साउंड बाद में सुनाई देता है। स्पीड आपको पता है ना लाइट की, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अब लाइट की एक प्रॉपर्टी ये है कि लाइट हमेशा सीधी लाइन में पास करती है, ट्रेवल करती है, कभी भी लाइट जो है वो ऐसे ऐसे करके ट्रेवल नहीं करती है। और इसीलिए हम लाइट के इस मोशन को, इस लाइट की प्रॉपर्टी को कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने की जो क्षमता है इसको रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। अब इसके एग्जांपल के लिए आप देखिए, ये जो आप छोटा बच्चा देख रहे हैं, ये इस कैंडल को एक पाइप के द्वारा देख रहा है और ये पाइप एकदम सीधी है, तो इसको ये कैंडल जो है वो जलती हुई दिखाई देगी। वहीं दूसरी पिक्चर जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, उसमें देखिए यहाँ पर ये पाइप यहाँ से बेंड है, बीच में से मुड़ी हुई है, तो क्या इसको दिखाई देगी ये मोमबत्ती? बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। तो इससे हमें पता लगता है लाइट की प्रॉपर्टी के बारे में कि लाइट हमेशा सीधी लाइन में ट्रैवल करती है। इसके बाद में प्रोपगेशन ऑफ लाइट के बारे में थोड़ा हम और पढ़ेंगे। द रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ रे और अ बीम। रेक्टिलिनियर यानी कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में पास करती है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सीधी लाइन, एक रे के रूप में, रे आप जानते हैं ना, मैथ्स में भी हम ये वर्ड यूज कर चुके हैं, रे, लाइन सेगमेंट, तो ये रे जो एक तरफ एक डायरेक्शन में बढ़ती हुई दिखाई देती है उसको रे कहा जाता है। इसको लाइट की भाषा में हम बोलेंगे तो रे या फिर बीम कह सकते हैं। दूसरा है रे। इट इज अ लाइन विद एन एरो दैट इज 12.7 फिगर। द एरो शोज द डायरेक्शन इन विच द लाइट ट्रेवलिंग। तो ये जो है हमारी रे है, रे ऑफ लाइट। बीम की बात की जाए, जब रेज जो है, काफ़ी सारी रेज जो होती हैं इस तरीके से एक ही जगह एक ही तरफ जा रही होती है, तो इनको हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। सो दिस इज द बीम ऑफ लाइट। तीसरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कभी कभी ये जो लाइट की बीम है, यानी कि ये एक दिशा में जा रही है, लेकिन उसका जो सोर्स अगर बीच में हो, लाइट अगर बीच में से निकलेगी तो उसकी रोशनी, उसकी बीम्स जो है वो चारों तरफ फैल जाएंगी। तो ये एक पॉइंट से चारों तरफ वो बीम से है लाइट की, वो फैल रही हैं। आगे हम देखते हैं अगले टॉपिक के बारे में, वो है हमारा द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट एक्सप्लेन्स अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग फिनोमेना रिलेटेड टू लाइट इंक्लूडिंग द फॉर्मेशन ऑफ शैडो। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन हमें शैडो के बारे में भी एक्सप्लेन करता है। अब शैडो कैसे बनती है, तो आप यहाँ पर टेबल के ऊपर आप देख रहे हैं एक टॉर्च जलाई गई है और बीच, ये जो लाइट थी इसके बीच में एक बुक रख दी गई है, एक पुस्तक रख दी गई है, जिस कारण से पुस्तक की, इस बुक की जो शैडो है वो दूसरी तरफ हमें देखने को मिलती है। तो शैडो फॉर्म कैसे होती है? जब हम लाइट, अगर हम बुक को हटा दें तो ये लाइट जो है वो सीधी टेबल पे गिरेगी, टेबल टॉप पे, लेकिन हमने इस लाइट को रोकने के लिए बीच में एक ऑब्स्ट्रक्शन लगा दिया है, दैट इज अ बुक। तो बुक जो है वो लाइट को आगे जाने से रोक रही है, उसके रास्ते में एक ऑब्स्ट्रक्ट के तौर पे आ गई है, इससे शैडो फॉर्म होता है। सो शैडो की हम डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? शैडो इज अ डार्क स्पेस फॉर्म्ड बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट व्हेन इट ब्लॉक्स लाइट फ्रॉम एनी सोर्स। यानी कि कोई भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट जो है वो जब लाइट के सोर्स ऑफ लाइट को जब वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, उसको रोक देता है, कौन रोक देता है? एक ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक मतलब ये बुक होनी चाहिए या पत्थर होना चाहिए या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें से लाइट पास ना हो, तो इसकी शैडो हमें यहाँ दिखाई देती है। और शैडो क्या है? डार्क स्पेस। आप देख रहे हैं डार्क स्पेस है ये। नाउ कंडीशंस एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ शैडो। शैडो फॉर्मेशन के लिए कुछ कंडीशंस भी जरूरी होती हैं, वो कंडीशन कौन सी है वो हम देखते हैं। यहाँ पर शैडो फॉर्मेशन के लिए वो ये है अ सोर्स ऑफ लाइट, कि हमेशा शैडो सोर्स ऑफ लाइट होगा तभी शैडो बनेगी, यानी कि लाइट का सोर्स नहीं होगा तो शैडो नहीं बनेगी। दूसरा, ओपेक ऑब्जेक्ट जो है वो उसके पाथ ऑफ लाइट को यानी कि ऑब्स्ट्रक्ट करना जरूरी है। अगर एक सोर्स ऑफ लाइट नहीं होगा तो शैडो नहीं बनेगी। जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पर ये बच्चे के हाथ में जो ये टॉर्च है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ लाइट, तो सोर्स ऑफ लाइट होना जरूरी है। दूसरा, ओपेक ऑब्जेक्ट, की लड़की बीच में खड़ी है, अब लड़की के अंदर से लाइट पास नहीं हो सकती, इट इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, हम कह सकते हैं ओपेक है, तो ये होना जरूरी है। तीसरा, एन ओपेक स्क्रीन बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, और स्क्रीन भी होना चाहिए पीछे, ओपेक स्क्रीन होना चाहिए जिसके ऊपर इमेज यानी कि ऑब्जेक्ट की जो शैडो है वो पड़ेगी और वो बनेगी। आगे हम देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शैडो। शैडो के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि शैडो जो है उसको आप कैसे पहचानोगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। पहला, इट इज़ ऑलवेज डार्क। आपने देखा शैडो कभी किसी और रंग की देखी है? बिल्कुल नहीं, शैडो हमेशा डार्क कलर की ही होती है। दूसरा,
इट शोज द डार्क आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट नॉट द डिटेल्स। आपको सिर्फ आउटलाइन दिखाई देगी। अगर आप भारत के नक्शे को उसको काट के अगर आप ऐसे धूप में रखेंगे तो आपको नक्शे की शेडो दिखाई देगी, उसके अंदर की वो नहीं दिखाई देंगी स्टेट्स, सिर्फ आउटलाइन दिखाई देगी। तो शेडो जो है वो डिटेल्ड ऑब्जेक्ट की मतलब स्टडी हमें नहीं करवाती। तीसरा, इट इज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट। ये भी एकदम परफेक्ट है कि जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है शेडो उसके ऑपोजिट साइड बनती है। चौथा, द साइज ऑफ ए शेडो वेरीज डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो शेडो का साइज है वो अलग अलग होता है। वो किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस किसके बीच में? ऑब्जेक्ट के बीच में और स्क्रीन के बीच में। यानी कि जहाँ पर इमेज बन रही है वो स्क्रीन और ऑब्जेक्ट जो है इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, या फिर डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ लाइट। यानी कि सपोज ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये स्क्रीन है। अब ये डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर। पहला ये डिस्टेंस यानी कि ऑब्जेक्ट का और स्क्रीन का डिफरेंस, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों चीज़ें साइज को अफेक्ट करती हैं। The shape and the size of the shadow also varies with position of the source of light. For example, our shadow in sunlight changes in length and direction during the day as the sun changes position. और इसकी जो सोर्स ऑफ लाइट के ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पे बता ही दिया आपको कि सोर्स ऑफ लाइट ये है, तो सोर्स ऑफ लाइट के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब आप जानते हैं जैसे कि दिन के समय जो सूरज है, जब सूरज हमारे एकदम सर के ऊपर रहता है तो उस समय हमें काफ़ी छोटी शैडो देखने को मिलती है, जिसके एग्जाम्पल हम आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा शैडो फॉर्मेशन। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं शैडो कैसी होती है, देखिए जब एकदम सर के ऊपर होगा तो शैडो बहुत ही छोटी होगी, लेकिन जब इस साइड, आप मॉर्निंग में देखिएगा, कभी ट्राई कर सकते हैं। आप सुबह सुबह उठेंगे, जब आप 8, 7, 8 बजे, 9 बजे जब आप सूरज इस तरफ से आप देखेंगे तो आपकी शैडो बहुत लंबी दिखाई देगी। लेकिन जैसे जैसे ये सन यहाँ पे आएगा ये शैडो छोटी हो जाएगी, फिर इस सर पे जाएगा ये शैडो बिल्कुल छोटी हो जाएगी। जब फिर इस तरफ जाने लगेगा फिर शैडो इस तरफ बढ़ने लगेगी। जब यहाँ चला जाएगा, शाम के लेट इवनिंग की बात करें अगर, तो उस टाइम आपको शैडो इस तरफ लंबी दिखाई देगी। तो वो डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ द सन, सन की पोजीशन के ऊपर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो शैडो है फॉर्मेशन वो सोर्स ऑफ लाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसकी पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब कभी कभी हम डार्क रूम्स के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स यानी कि हम शैडो को देखकर धोखा भी खा सकते हैं। आप देखिए यहाँ शैडो से आपने क्या बनाया, अपने हाथ से आपने ये कला मतलब आपने टीवी में काफ़ी बार देखा होगा, बच्चों के कार्यक्रमों में चीज़ें सिखाई जाती हैं। देखिए अब ये आपके हाथ की एक शैडो है और हमें यहाँ देखने में लग रहा है जैसे ये हिरन है। यहाँ दूसरी तरफ आप देख रहे हो ये बर्ड की एक इमेज बनाई गई है बाय यूजिंग द शैडो ऑफ हैंड्स। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब इसी तरीके से कुछ जो हमारे नेचुरल फिनोमिनन्स हैं, सोलर एक्लिप्स हो गया या फिर लूनार एक्लिप्स हो गया, ये भी होता है। इस फिगर में आप देख रहे हैं सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स होता कैसे है? जब सन और अर्थ जो है इसके बीच में मून आ जाता है। मून आपको पता है ओपेक ऑब्जेक्ट है, मून जो है उसमें से लाइट पास नहीं होती है, वो तो लाइट रिफ्लेक्ट करता है सन की, इसलिए हमें मून चमकता हुआ दिखाई देता है। जब मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तो क्या होगा, देखिए जितनी जगह पर ये सन मून है उतनी जगह पर आगे सन को अर्थ पे रोशनी सूरज की नहीं मिलेगी। तो ये जो पार्ट है जहाँ पर सन की रोशनी नहीं मिल रही है उस पार्ट से हमें जो सन है वो दिखाई नहीं देगा, इसी को हम सोलर एक्लिप्स कहते हैं। सिर्फ उतने पार्ट से, बाकी जगहों पर देखो दिखेगा वहाँ से। वहीं लूनार एक्लिप्स की बात करें, जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है तो आप देखिए क्या होगा। यहाँ पे जो ये पार्ट है जो मून की तरफ फेस किया हुआ है, यानी कि बैक पार्ट जो है यहाँ से हमें मतलब जो चांद है वो दिखाई नहीं देगा इस पार्ट से। ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे आपको चांद दिखाई नहीं देगा, इसी को हम बोलते हैं लूनार एक्लिप्स। तो ये दोनों चीज़ें, जो दोनों फिनोमेनन है, किस पे डिपेंडेंट है? शैडो फॉर्मेशन के ऊपर। शैडो के कारण ही ऐसा होता है। वी कैन सी द इमेजेस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूजिंग पिन होल कैमरा। तो चलिए आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बनाना सिखाते हैं जिसको हम कहते हैं पिन होल कैमरा। ये प्रिंसिपल पे बेस्ड है। किस प्रिंसिपल पे? ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। बनाने का तरीका आपको बता दूं पहले मैं। एक आपको कार्डबोर्ड का बॉक्स लेना है मीडियम साइज़ का, उसको अंदर से ब्लैक कलर पेंट कर दो, फिर नीडल से एक साइड उसके एक पिन होल कर दो बिल्कुल छोटा सा, और दूसरी तरफ स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में आप काट दो और एक मतलब कटिंग बना दो दूसरी तरफ। ठीक है। अब ये जो पिन होल है और ये जो है ये दोनों आइदर साइड ऑफ द बॉक्स होंगी। आगे फिर क्या करना है, जो काटा है आपने, कवर दिस रेक्टेंगुलर होल विद ग्राउंड ग्लास और अ बटर पेपर शीट।
अब ये जो आपने कटिंग की है इसको आप बटर पेपर शीट से चिपका सकते हो, यानी कि इसको पैक कर दो, या फिर इसमें ग्राउंड ग्लास भी आप लगा सकते हो। इस तरफ की बात करें, फिर उसको चिपका दीजिए अच्छे से। दिस पेपर शीट सर्व्स एज अ स्क्रीन। ये जो है ये आपका स्क्रीन है। क्या है? ये स्क्रीन है। अब आपका पिनहोल कैमरा रेडी है। बहुत सिंपल है बनाना। अब इसको आप टेस्ट कैसे करोगे? देखिए, टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कैंडल जलाएंगे। पहले क्या जलाएंगे हम लोग? एक कैंडल। अब कैंडल जलाकर आप क्या करना चाहते हो सर? दिखाइए हमको, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये तो कैंडल देखिए यहाँ पर आ गई आपकी पिक्चर। अब जब आप ऐसे इसके सामने कैंडल जलाएंगे, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो कैंडल रहेगी वो पिन होल की तरफ होनी चाहिए। तो जब कैंडल आप जलाओगे तो पिन होल को आप एडजस्ट करो दूरी इसकी थोड़ी, यानी कि थोड़ा दूर ऐसे करके देखो, ताकि यहाँ स्क्रीन के ऊपर इसकी इमेज प्रॉपर बन पाए। तो आप देखोगे कि जो मोमबत्ती है, कैंडल जो है, इसकी इमेज आपको अंदर के स्क्रीन पे देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो इमेज है इस कैंडल की, ये इस पिन होल में से स्ट्रेट लाइन से पास होगी और सामने आपको मिलेगी। लेकिन हाँ, इसकी एक स्पेशलिटी बोलो या फिर इसकी कमी बोलो, ये रहेगी कि ये जो आपको ए बी आप देख रहे हो, ये ए बी, इसके अंदर आपको बी ए दिखेगा, यानी कि उल्टा दिखेगा, कभी भी सेम नहीं होगा, ये उल्टा दिखाई देगा। When the size of the pinhole is bigger than more, अब अगर हम सोचें कि भाई ये इमेज छोटा, ये छोटा, काफ़ी छोटी रहेगी इमेज आपकी, छोटी रहेगी, लेकिन अगर अभी इस पिन होल को बड़ा कर दें, यानी कि थोड़ा इसको बड़ा कर देंगे, तो क्या होगा? तो फिर ये जो रेज है, अब यहाँ से एक ही रेज आ रही है तो हमें सामने इमेज मिल रही है इसकी, लेकिन अगर हम पिन होल को बड़ा कर देंगे तो मल्टीपल रेज इसमें से गुजरेंगी, जिससे यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस बनेंगी जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी, यानी कि ब्लर्ड इमेज रहेगी या फिर डिफ्यूज ओवरलैप रहेंगी, यानी कि तो वहाँ पर आपको देखने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा इस केस में। अब पिन होल के यूजेस कहाँ है इस कैमरे के? भाई इस कैमरे के यूजेस हैं कि दूर के ऑब्जेक्ट्स जो रहते हैं, दूर की बिल्डिंग, पेड़, यानी कि जब ब्राइट सनलाइट होती है, जो बहुत धूप होती है, जो आप देख नहीं पाते हो बाहर ज़्यादा दूर तक, तब पिन होल कैमरे का यूज़ किया जाता है। दूसरा, इसका यूज़ किया जाता है सोलर एक्लिप्स को देखने के लिए। अब यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे पिन होल कैमरे के नेचर के बारे में। वी कैन सी राउंड स्पॉट ऑफ लाइट इन द शेडो। अब ये देखिए पिन होल कैमरा जो नेचर, ये नेचुरल, ये तो हमने बनाया, दैट इज आर्टिफिशियल, एक बॉक्स को लेके बहुत आसानी से हमने बना लिया, लेकिन नेचुरल पिन होल कैमरा आप यहाँ पर देख रहे हैं। ऑल्दो ये स्क्रीन के ऊपर आपकी जो इमेज है ये क्लियर नहीं है मेरी तरफ से, लेकिन अगर आपकी बुक है आपके पास तो उसमें आप देखेंगे तो आपको क्लियर पिक्चर दिखेगा। इसमें जो आप नीचे ये घने पेड़ हैं और पेड़ों के बीच में आप धूप आती हुई दिखाई दे रही है, आपको छोटे छोटे डॉट्स गोल गोल दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअल में ये जो पेड़ों का झुंड जो है, ये एक पिन होल कैमरा की तरह बिहेव करता है, यानी कि सन से आने वाली जो रोशनी है, सन से आने वाली जो रेज हैं, बीम ऑफ लाइट है, वो इन गैप्स के अंदर से पास होती हैं और यहाँ पर सन की इमेज बनाती हैं। यहाँ पर आप जो छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हैं ये स्क्रीन के ऊपर, ये है, ये सन की इमेजेस हैं जो कि बनती हैं एज अ पिन होल कैमरा। जब ये रिएक्ट करती हैं, ये पत्तियाँ, ये पेड़ जो हैं, ये पिन होल कैमरा की तरह बिहेव करते हैं और सन से आने वाली रेज इसमें से पास होकर नीचे ज़मीन पे उनकी इमेज बनाते हैं। तो ये है पिन होल कैमरा जो कि नेचुरली हमारे सामने नेचर ने हमको दिया है। अब हम चलते हैं आगे हमारे टॉपिक की तरफ, जो है मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज दैट फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। देखिए, जब आप एक बॉल को दीवार पे फेंकते हैं तो क्या होता है, बॉल दीवार से टकरा के वापस आपके पास आ जाती है, तो हम कहते हैं कि बॉल ने बॉल को रिफ्लेक्ट किया, इसीलिए वो वापस आई। वैसे ही जब लाइट की रेज, ये बच्चा देखिए यहाँ खड़ा है, तो इसकी जो रेज हैं वो शीशे से टकरा के वापस आ रही हैं इसके पास, तो इसी कारण वो अपने आप को शीशे के अंदर देख रहा है, तो इसी को रिफ्लेक्शन कहा जाता है लाइट का। Sometimes we see the reflection of trees, buildings and other objects in the water or pond or lake. हम कभी कभी पानी के अंदर भी इमेज देखते हैं। आपने देखा ना, कभी आप देखिए, जाइए कभी सी में तो नहीं देखने को ज़्यादातर मिलता है, लेकिन क्योंकि पानी वो थोड़ा ब्लूइश कलर का होता है, लेकिन जो साफ़ पानी होता है जैसे लेक्स में, रिवर्स में, वहाँ पे आपको किनारे पे जो पेड़ लगे होते हैं उनकी, या जो भी व्यक्ति खड़ा है कोई किनारे पे, उसकी इमेज आपको उसमें दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर वाटर जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह एक्ट करता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस। अब नेचर ऑफ सरफेस यानी कि नेचर ऑफ सरफेस, इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पहला होता है प्लेन सरफेस। अब ये देखिए प्लेन सरफेस है। अब प्लेन सरफेस पे क्या होता है, आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा इसको। प्लेन सरफेस पे क्या होता है, अभी आपके सामने जो मैंने बनाया, मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ इस इमेज को ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो हम देखते हैं इसको ध्यान से एक बार। देखिए, मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक प्लेन सरफेस। देखिए, ये प्लेन सरफेस यानी एकदम स्ट्रेट। अब यहाँ से जब रे ऑफ लाइट, मैं काफ़ी सारी रेज बनाता हूँ, चलिए ज़्यादा नहीं, 4 रेज बनाता हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा परफेक्शन नहीं आ पाएगा, क्योंकि आई एम यूजिंग द माउस ऑफ द लैपटॉप, सो आई वॉन्ट बी एबल टू ड्रॉ इट करेक्ट। अब देखिए, ये बीम ऑफ लाइट है। अब ये इस सरफेस से जब टकराएंगी तो ये
ये रिफ्लेक्ट हुई देखिए, फिर दूसरी भी रिफ्लेक्ट हुई, फिर तीसरी भी रिफ्लेक्ट हुई और चौथी भी रिफ्लेक्ट हुई। अब इन चारों बीम ऑफ लाइट के अंदर आप देख रहे हैं कि ये चारों पैरेलल जा रही थी उधर, और उधर टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट हुई तो भी पैरेलल है। देखिए थोड़ा मेरे से मिस्टेक हुआ है क्योंकि परफेक्ट आप जानते हैं मैं स्केल से लाइन नहीं खींच रहा हूँ, बट यू हैव टू इमेजिन दिस थिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये जो स्ट्रेट लाइन में चारों जो बीम्स जा रही हैं, ये चारों जो बीम्स जो हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब यहाँ पर टकराने के बाद जब वो प्लेन सरफेस से या फिर रेगुलर मिरर से टकराएंगी, रेगुलर सरफेस से जब वो टकराएंगी तो क्या होगा, स्मूथ सरफेस से वो टकराएंगी तो वो रिफ्लेक्ट जो होंगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद भी एक दूसरे के पैरेलल ही रहेंगी। ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि मैंने पैरेलल ही बनाया है। तो ये पहली चीज़ है हमको सीखनी कि अगर सरफेस जो है स्मूथ है या रेगुलर है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, यानी कि सरफेस के ऊपर डिपेंड। अगर सरफेस रेगुलर है यानी कि रेगुलर मतलब स्मूथ है तो रिफ्लेक्टेड रेज विल बी पैरेलल टू ईच अदर। अगर ये सरफेस जो है ये पैरेलल नहीं है तो क्या होगा, तो ऑब्वियस बात है जैसे मैंने बताया कि ये रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर स्मूथ सरफेस के ऊपर जब रिफ्लेक्शन हुआ तो ये सब पैरेलल गई। लेकिन अगर हम लेते हैं कि देखिए ये है हमारा सरफेस, ये अब सरफेस आप देख रहे हैं दिस इज नॉट स्मूथ, ये पैरेलल नहीं है, स्मूथ नहीं है, तो क्या होगा, ये पहली रे ऑफ लाइट आई, समझो ये यहाँ पर टकराई तो ये इधर चली गई है। फिर दूसरी बीम ऑफ लाइट आई जो कि पैरेलल ही आ रही है लेकिन वो यहाँ से टकरा के इस तरफ निकल गई है। तीसरी बीम ऑफ लाइट आई जो यहाँ पर टकराएगी और फिर वो इस तरफ चली गई देखिए। अब चौथी बीम जो है वो आ रही है, वो टकरा रही है एकदम सेंटर में और फिर वो सीधी ही वापस चली जा रही है। तो इस तरह की रिफ्लेक्शन को बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये कब होता है, जब सरफेस जो है स्मूथ ना हो, रफ हो या फिर इर्रेगुलर हो, तब ये कंडीशन पैदा होती है। तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन के बारे में हमने जाना कि कैसे जो है वो होता है। अब इसके अंदर आपके काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, तो होपफुली इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से रिफ्लेक्शन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज जो हमारा है पेज नंबर 152, जिस पे क्या बताया गया, we can see all the details of the object in image formed by the plane mirror. Why? An image say by a plane mirror is formed when light from the object reaches our eyes after reflection from the plane mirror. Since light from the object actually falls on our eyes, we can see all the details of the object in its image. अब यहाँ पर बताया गया है कि अगर एक प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है तो जब लाइट है किसी ऑब्जेक्ट से, लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, कभी किसी ऑब्जेक्ट से जब लाइट वो टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर प्लेन मिरर के द्वारा वो हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट को देखने का भी यही कारण होता है। देखो कैसे आप देख सकते हो कि जैसे आपने देखा यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ इमेज कैसा होता है, ये प्लेन मिरर है, आप यहाँ खड़े हैं, आपने जब देखा तो ये पैरेलल गई लाइंस, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आई और अंदर हमें इमेज दिखाई दी। कब दिखाई दी, जब वो सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आई। लेकिन अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ना हो, अब यहाँ पर आप देखिए ये व्यक्ति खड़ा है लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, तो क्या होगा, ये रेज इसमें से पास नहीं हो पाएंगी, तो आगे क्या दिखाई देगी, हमें एक शैडो, हमें शैडो दिखाई देगी। कलर, द इमेज इज ऑफ द सेम कलर एज द ऑब्जेक्ट। अब इमेज और शैडो में डिफरेंस देखते हैं, पहले कलर की बात करते हैं। तो इमेज का कलर जो होगा, जब आप शीशे में अपने आप को देखोगे तो सेम कलर दिखाई देगा ऑब्जेक्ट का। शैडो जो है वो हमेशा डार्क होगी। डिटेल्स की बात करें, इमेज में आपको डिटेल्स मिलेंगी, शैडो में आपको डिटेल्स नहीं मिलेंगी। लेटरल इन्वर्जन, द इमेज अंडरगोज लेटरल इन्वर्जन। जब आप शीशे में अपने आप को देखोगे तो लेटरल इन्वर्जन होगा, यानी कि अगर आप शीशे के अंदर देखोगे और अपना आप राइट हैंड, जैसे एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बच्चे ने अपना ये हाथ ऊपर किया है तो शीशे के अंदर आपको दूसरा हाथ दिखाई देगा, यानी कि लेटरली इन्वर्टेड होगा। यानी कि अगर आप शीशे के अंदर अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करोगे तो अंदर आपको राइट दिखाई देगा, तो आपको लगेगा कि आप तो अपना राइट हैंड ऊपर करके खड़े हो, तो ये लेटरली इन्वर्जन दिखाई देता है। लेकिन शैडो की बात की जाए तो शैडो जो है उसमें लेटरल इन्वर्जन नहीं होता। शैडो में आप जो हाथ ऊपर करोगे वही हाथ आपको शैडो में परछाई में दिखाई देगा। फॉर्मेशन की बात करें, इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट रीचेज आवर आइज। इमेज कब बनती है, जब रिफ्लेक्शन के बाद लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है। शैडो कब बनती है, शैडो जब लाइट के पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है ओपेक ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। साइज की बात करें, इमेज का साइज सेम होता है, जो ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही अंदर दिखाई देता है शीशे में या जहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन शैडो का साइज वो डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन, या फिर डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ लाइट। तो ये था हमारा चैप्टर लाइट
रिफ्लेक्शंस एंड शैडो। तो होप यू एंजॉयड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।